हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट टीच करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 12 और हमने लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स लेक्चर नंबर 11 में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ फाउंडेशन डिस्कस किया था। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ के रखा है, उसी का जो बेसिक है हमने वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर कोई बच्चा है जो हमारे साथ आज नया ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहले प्रीवियस वाला जो वीडियो है एटलीस्ट प्रीवियस वाला, हालांकि उन्होंने तो कंप्लीट लेक्चर देखना चाहिए ताकि उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो, बट एटलीस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर तो भी देखना चाहिए। जब तक प्रीवियस लेक्चर वो देखेंगे नहीं, आज के लेक्चर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा और ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आज नए ज्वाइन हो रहे हैं वो एक बार हमारा प्रीवियस लेक्चर देख ले। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्या डिस्कशन किया था। तो जो मेन हाईलाइट वाले पॉइंट है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि पहला nth टर्म का फॉर्मूला डिस्कस किया था हम लोगों ने। किसका फॉर्मूला डिस्कस किया था? nth टर्म, या इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है ना, nth टर्म का फॉर्मूला, या जनरल टर्म भी हम लोग इसको कहते हैं, जनरल टर्म या फिर nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, ये सारे नाम हमने इसको दिए हैं। an से रिप्रेजेंट करते a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, वेयर a एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और d कहाँ बिलोंग करते हैं? रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। और ये जो n है, n स्मॉल n, ये कहाँ बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, तो हमने ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कल के क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? an माइनस an-1। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? an माइनस an-1। अच्छा, सब लोगों को पता है ना यहाँ पे a क्या है? a क्या है? a है फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया इतना? तो इतना हमने थ्योरी देखा था। हालांकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट नहीं है, ठीक है ना, बट जितना भी थ्योरी पार्ट है उसके बेसिस पे बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करने वाले हैं, या हम लोग सॉल्व करने को हमें मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको बहुत क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा हमने डिस्कशन क्या किया था कि अगर d की वैल्यू कांस्टेंट आती है, d की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है तो जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस इज एन AP। तो जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? AP होगा। कब? जब d कांस्टेंट होगा। और अगर d की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, अगर d कांस्टेंट नहीं है तो सीक्वेंस इज नॉट एन AP। सीक्वेंस इज नॉट एन AP, क्योंकि जो AP होता है, AP हमने क्या बोला था कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? उसमें फिक्स होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए। तो AP तभी होगा जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम AP नहीं बोलेंगे, फिर वो कुछ भी हो सकता है, बट AP तो नहीं होगा। तो AP के लिए क्या जरूरी है? दो कांस्टेंट टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट। सॉरी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो अगर ये पार्ट क्लियर है तो हम जल्दी से इसी पार्ट के बेसिस पे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इस पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ ध्यान दो। क्या बोला गया? इफ 10 टाइम्स 10th टर्म ऑफ एन AP, मतलब एक AP है उसकी जो 10th टर्म है उसका 10 टाइम्स। ठीक है, मतलब देखो 10th टर्म यानी A10
इसका 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू A10 इज इक्वल टू, ये इक्वल में है, किसके इक्वल में है, 15 टाइम्स द 15th टर्म, मतलब 15 टाइम्स 15th टर्म के। समझ में आ गया? ये हमारे पास कंडीशन देखिए, जो 10th टर्म है उसका 10 टाइम्स यानी 10 इंटू A10 ये इक्वल में है 15 टाइम्स 15th टर्म के यानी 15 इंटू A15। आपको ये शो करना है, शो दैट 25th टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो आपको ये बताना है कि जो इसकी 25वीं टर्म होगी, 25वीं जो टर्म होगी वो 0 होगी। तो चलो देखते हैं कि ये कंडीशन हमारी क्या हेल्प कर सकती है। ठीक है ना, इस कंडीशन दिए थे, कुछ ना कुछ तो काम में आएगी। तो चलो देखते हैं। सो ये 10 A10 सबको पता ही है कितना हो जाएगा, A प्लस 9D हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 और ये कितना हो जाएगा, A प्लस 14D हो जाएगा। आई होप कि सबको पता होगा। 10th टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता ही है, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। तो A10 अगर निकालना है तो A प्लस 10 माइनस 1 9D हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो कुछ इसमें कुछ हेल्प हो रही है अपने 10 इंटू A 10A प्लस 10 इंटू 9 90D इज इक्वल्स टू 15 इंटू A 15A प्लस 15 इंटू 14, अच्छा 15 कितना होगा, 210 हो जाएगा, क्योंकि 14 टेंजा कितना हो जाता है, 14 टेंजा होगा 140 और 14 फाइव होता है 70 यानी 210D हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं 10A को शिफ्ट करता हूँ उस साइड तो 15A माइनस 10A ये कितना हो जाएगा 5A, और 90D को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो 210D में से 90D क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना देगा अपने को, 130D दे देगा। सॉरी 130 नहीं ना, 90 माइनस करो तो कितना आएगा, 120D आ जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना बचा, 0। क्लियर है? इतना देखो 10A को शिफ्ट किया, 10A को जब शिफ्ट किया तो 15A माइनस 10A कितना हो जाएगा 5A, और 9D को शिफ्ट किया 210D माइनस 90D को शिफ्ट करना है। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाएगी इसमें। देखो क्या बोला, 10th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन AP। एक AP है जिसकी 10th टर्म और 18th टर्म क्या है, 41 है 73 है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 26 टर्म। तो 10th टर्म हमें दी है A10, 10th टर्म कितनी दी है आपको, 41। अच्छा 10th टर्म यानी कितना होता है, A प्लस 9D हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 41। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद 18th टर्म दी है, 18th टर्म कितनी दी है, 73। अच्छा 18th टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 17D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 73। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ना दो इक्वेशन तैयार होगी। एक इक्वेशन है A प्लस 9D, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास है A प्लस 9D 41, एक इक्वेशन क्या है A प्लस 9D 41, और दूसरा इक्वेशन क्या है A प्लस 17D 73। तो क्या मैं इन दोनों का यूज़ करके 26th टर्म निकाल सकता हूँ क्या? ठीक है, तो पहले ना मैं साइड में 26 टर्म का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। 26 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 25D। तो अगर मुझे 26 टर्म निकालना है तो मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत गिरेगी, एक A और एक D, एक A और एक D की ज़रूरत गिरेगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करना मतलब क्या, जैसे लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व करते थे, मैं इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करो तो इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 17D इज इक्वल्स टू 73 है, और उसमें से इक्वेशन 1 माइनस करो तो A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 41 है। तो माइनस करने पे आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस A और माइनस से हो जाएगा कैंसिल। 17D माइनस 9D ये कितना आएगा, 8D आ जाएगा।
17D माइनस 90 8D, और 73 माइनस 41 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। सो 8D इज इक्वल्स टू 32 आ गया। 8D अगर 32 आता है इसका मतलब D कितना हो जाएगा 4, D कितना हो जाएगा 4। चलो D तो निकल गया। अब रही बात A कैसे निकाले, तो इस D की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट अप कर दूं, तो मैं इसे पुट कर लेता हूँ। पुट इक्वेशन 1 पुट इन 1, अगर मैं 1 में पुट अप करता हूँ, D के जगह क्या रख रहा हूँ 4, तो 9 इंटू 4 कितना होगा 36 शिफ्ट किया तो 41 माइनस 36 कितना हो जाएगा 5। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 10th A प्लस 90 41 दिया है, 18 A प्लस 70D 73 दिया है, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो A प्लस 70D 73 प्लस से माइनस 17D माइनस 90 8D 17D माइनस 90 8D 73 माइनस 41 32, ठीक है ना, ये सब तो बराबर है। 8 को शिफ्ट किया तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। D तो सही है, D में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 रखा है इसमें, सॉरी ओहो एक मिनट बराबर है, 4 रखा है इसमें, तो 9 4 जा 36 को शिफ्ट किया तो 41 माइनस 36 5 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 26 टर्म क्या आएगी, A कितना है आपके पास 5 प्लस 25, D कितना है आपके पास 4, तो 26 टर्म हो जाएगी 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 5 तो 105। तो जो 26 टर्म है वो कितने आ गए आपकी 105 आ गए। ओके ठीक है, बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है। ओके अब आता है अगले क्वेश्चन पे। इन अ सर्टन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो 24 नंबर की टर्म है वो 10 टाइम्स है, सॉरी इज ट्वाइस 2 टाइम्स है 10th टर्म के। ये कंडीशन अपने को गिवन दी है। जो 24th टर्म है वो 2 टाइम्स है 10th टर्म के। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो 72th टर्म है वी हैव टू प्रूव 72th टर्म ये ट्वाइस है 34th टर्म के, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले ये 24th टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 23D हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना होगा, ये हो जाएगा A प्लस 9D। सो A प्लस 23D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 18D। एक काम करते, इस A को उधर शिफ्ट करते हैं, A को उस साइड शिफ्ट करते तो कितना होगा, ये A हो जाएगा। A जब उस साइड जाएगा तो 2A माइनस A, और ये 18D इधर शिफ्ट करते तो 23D माइनस 18D, तो ये हो जाएगा 5D। यानी A की वैल्यू किसके बराबर में आ गए, 5D के। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि A72 की वैल्यू और 2 टाइम्स A34 की वैल्यू सेम आएगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A72। तो A72 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 71D हो जाएगा। A प्लस 71D, और A कितना अपने पास 5D है, तो A कितना दिया है 5D प्लस 71D, तो ये कितना आ गया 76D। ये किसकी वैल्यू आ गई, A72 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि A72 और 2 टाइम्स A34 दोनों सेम वैल्यू देगा। तो हमने पहले A72 निकाल लिया, A72 निकाल लिया, ये कितना आ गया 76D आ गया। अब हम फाइंड आउट करते 2 टाइम्स A34। ठीक है, तो ये इधर लिख लेते 2 टाइम्स A34। ठीक है, तो 2 टाइम्स A34 कितना आएगा, A प्लस 33D आ जाएगा। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2A, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66D। अच्छा 2A कितना है, देखो A कितना है, A है 5D, A है 5D
प्लस 66D, ये 10D प्लस 66D, तो ये कितना हो जाएगा 76D। तो ये किसकी वैल्यू मिली अपने को 2 टाइम्स A34 की वैल्यू मिल गई। देखो 72th टर्म 76D है और 2 टाइम्स A34 ये कितना आ गया 76D आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या किया, बहुत सिंपल है। पहले हमने जो कंडीशन गिवन थे उससे A की वैल्यू पता की जो आ गई 5D के बराबर में, फिर हमने 72th टर्म निकाली, वो कितना आएगी 76D, और फिर 2 टाइम्स A34 निकाला, वो आ गया 76D। तो इससे पता चल रहा है कि 72th टर्म और 2 टाइम्स A34th टर्म ये दोनों कैसे इक्वल है करके। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने जो अभी न्यूमेरिकल्स देखे हैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और सब लोगों को समझे है तो क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक देख के ही हमको क्लियर होगा कि हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और लाइक से ही हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम भी और जोर शोर से वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी के अंदर जो n टर्म्स है उसका सम। तो सबको फॉर्मूला आई थिंक सबको फॉर्मूला पता ही होगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। n/2 2a प्लस n-1d। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना कि a क्या है। a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और भी है इसका, देखो अगर मैं n/2 इस 2a को ऐसे लिखता हूँ a प्लस n-1d, तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, a प्लस n-1d ये किसका फॉर्मूला है, याद है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस ये क्या लास्ट टर्म, तो इसको L से दिखा देता हूँ। तो अपने पास दो फॉर्मूले तैयार हो गए nth टर्म के लिए। ठीक है ना, दो फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो गए, एक n/2 2a प्लस n-1d और एक फॉर्मूला n/2 a प्लस l। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। ओके, चलो ठीक है। अब कुछ और मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बहुत जल्दी से ख़त्म करूँगा लेकिन आपको मज़ा आएगा वो कंसेप्ट पढ़ने में। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या मतलब है, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस अप टू nth टर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर मैं बोलता हूँ सम ऑफ n-1 टर्म्स, देखो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब लास्ट तक, तो सम ऑफ n- टर्म क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an-1 टर्म्स आ जाएगी। सम ऑफ n टर्म्स में कहाँ तक जाएंगे, an तक। ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्म, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या, nth टर्म का सम, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म। अच्छा, ये बता सकते हो कोई कि ये nth टर्म है, ये अगर लास्ट टर्म है तो इसके पहले वाली क्या रहेगी, लास्ट सेकंड टर्म क्या होगी, an-1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर मान लो ये 10वीं टर्म है तो ये कितनी टर्म होगी, ये 9th टर्म होगी। तो अगर ये nth टर्म है तो इसके पहले क्या आएगा, n-1 टर्म आएगा। क्लियर है इतना, ओके बढ़िया। तो अगर मैं जैसे ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, तो n टर्म्स के लिए हम कहाँ तक गए, n तक गए। तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ सम ऑफ n-1 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ n-1 के लिए मैं कहाँ तक जाऊँगा, सम ऑफ n-1 तक जाऊँगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, इस पहले वाले में क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि a1 से लेके an-1 तक, a1 से लेके an-1 तक मैं Sn-1 पुटअप कर दूँ, क्योंकि Sn-1 क्या है, a1 से लेके an-1 तक। तो a1 से लेके an-1 तक क्या मैं पुटअप कर सकता हूँ, Sn-1, और क्या बचेगा प्लस an। समझा, तो Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, Sn-1 प्लस an। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ तो Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, an आ गया।
मतलब देखो ये क्या तैयार हो गया, ये आपके पास an मतलब क्या है, जनरल टर्म, an मतलब क्या है, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया इन टर्म्स ऑफ Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है ना, इसका अपने को यूज़ करना है, होता है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको कभी जनरल टर्म निकालना और आपके पास सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म दिए, तो आप जनरल टर्म इस तरीके से निकालोगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ओके, ठीक है। ओके, चलो एक बेसिक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। सम का जो फॉर्मूला उसी फंडामेंटल पे, यहाँ क्या बोला, फाइंड द सम टू n टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। एक AP अपने को दिया है, एक AP हमें दिया है 5 2 -1 -4 -7, ऐसे कितनी टर्म्स आने वाली है, n टर्म्स आने वाली है। तो क्या आप मेरे को इसमें क्या फर्स्ट टर्म बता सकते हो, इसमें से फर्स्ट टर्म कौन है 5, यानी A हो जाएगा 5। और कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा ये AP है। अब ये AP है तो इसके बीच का, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आएगा। तो मैं इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालता हूँ, तो D कितना आ रहा है आपके पास, D आ रहा है -3, A आ गया 5, D आ रहा है -3। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a कितना है आपके पास 5 प्लस n माइनस 1 d कितना आ गया -3। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2, Sn इज इक्वल्स टू n/2। ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। और जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 × n, ये -3n, -3 × -1 ये हो जाएगा +3। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2, दिस इज 10 + 3 13, 13 - 3n, ठीक है, कितना हो जाएगा 13 - 3n। तो ये आ जाएगा आपका n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम। देखो अब n टर्म्स का सम बोला, इसलिए फाइनल आंसर किस में आएगा, n के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपने ऐसा क्वेश्चन तो क्लास 10th में बहुत किए होगे और ज़रूर किए होगे, ठीक है ना। बस ये एक रिकॉल करने वाला क्वेश्चन था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, जो बच्चे भूल गए उनका एक बार क्या हो जाएगा, ये रिकॉल हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ a term, a certain number of terms starting from the first term of an AP is 25, then 22, then 19 and so on is 116। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो AP है, एक AP है जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 25 से, ये फर्स्ट टर्म, उसके बाद 22, फिर उसके बाद 19, ऐसे कितनी टर्म्स आएगी, n टर्म्स आएगी, n टर्म्स आएगी। इनकी जो सम है, इनकी जो सम है वो कितनी है बोलते हैं 116। इनकी जो सम है वो कितनी है 116। तो अपने क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब जनरल टर्म, nth टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला अपने पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसमें से क्या क्या पता है हमें, सम ऑफ n टर्म्स पता है, ये n टर्म्स का सम पता है 116। क्या हमें कितनी टर्म से ये पता है क्या, नहीं, कितनी टर्म से ये तो नहीं पता। 2a मतलब फर्स्ट टर्म पता है 25 प्लस n अगेन नहीं पता, d पता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 22 - 25 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो चलो कुछ अब मैथमेटिक्स से कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, आई होप कि वो सब आपको आते होंगे। ये जो डिवाइड में 2 इसको शिफ्ट करता हूँ तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 232
कितना हो जाएगा 232। फिर n अंदर में कितना आ रहा है 50, और ये कितना हो गया -3n + 3। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, देन 232 इज इक्वल्स टू ये देखो 50 + 3, 50 + 3 53, और n मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 53n, 50 + 3 53, और n, और यही n इधर भी मल्टीप्लाइड होगा -3n के साथ, तो ये हो जाएगा -3n²। ठीक है, इसको मैं उस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ। तो -3n जब इधर आएगा तो 3n² होगा, 53n इधर आएगा तो -53n होगा, और +232 इज इक्वल्स टू में कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये एक कुछ क्वाड्रेटिक जैसा हमारे पास तैयार हो गया। देखो क्या ये डिवाइड वगैरह हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 × 1 = 3, यहाँ पे 2 बचा 23, नहीं 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी क्वाड्रेटिक बना तो हमें इसको सॉल्व करते आना चाहिए, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्वाड्रेटिक में सीखा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन है, फॉर्मूला मेथड है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। तो क्या करना चाहिए, कौन से मेथड का यूज़ हम लोगों ने करना चाहिए, आपको क्या लगता है? फॉर्मूला मेथड यहाँ पे आसान हो जाएगा क्या? तो मेरे ख्याल से सब लोगों की फेवरेट कौन सी है, फॉर्मूला मेथड है। भले ही कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा बट कर सकते हैं अपन। तो कैलकुलेशन क्या करता है, n = -b कितना है -53, प्लस और माइनस √(b²), b मतलब -53 का स्क्वायर, -4a कितना है 3, और c कितना है 232, अपॉन में कितना आ जाएगा 2a कितना है 3। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो n = ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +53 प्लस और माइनस अंडर रूट में -53 का स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर कितना हो रहा है, चलो देख लेते हैं। 3 3 = 9, 3 5 = 15, 5 3 = 15, एक रिमेनिंग 5 5 = 25 एंड 26, तो 9 10 8 2, सो ये आ जाएगा 2809 माइनस फिर 4 × 3 × 233, तो ये कितना दे रहा है। चलो ये कैलकुलेशन देखो कितना, ये 12 हो जाएगा। 232 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा ये 464 232, तो 4872, तो कितना आ गया ये 2784 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 6। तो n = 53 प्लस और माइनस √(, ये कितना आ रहा है रिमेनिंग देखो 9 - 4 5 आ जाएगा, 0 - 8 तो नहीं होता, तो 10 - 8 2 आएगा, तो रिमेनिंग 1, ये तो 0 हो जाएगा, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है 25, अपॉन में कितना आ जाएगा 6, तो n ये कितना देगा 5 आ जाएगा, तो 53 प्लस और माइनस 5 अपॉन में कितना 6, ठीक है। अब एक प्लस लेता और एक माइनस लेता, तो जब मैं प्लस लेता हूँ प्लस, तो 53 + 5 कितना हो जाएगा 53 + 5 58/6 होगा, और जब माइनस लेंगे तो 53 - 5 48/6। तो n की दो वैल्यू कौन से आ रही है, एक आ रही है 58/3, ये डिवाइड हो रहा है क्या 2 से, तो डिवाइड हो ही जाएगा इसमें, तो नीचे में कितना आएगा 3 और ऊपर में कितना आएगा 2 से डिवाइड होने पे 29, कितना आएगा 29, और ये कितना हो जाएगा 6 8 यानी n की दो वैल्यू आ गई, n की दो वैल्यू आ गई, एक आ जाएगी 29/3 और एक आ जाएगी 8। अब आपको ये सोचना है कि दोनों में से कौन सी करेक्ट वैल्यू है, दोनों में से कौन सी करेक्ट वैल्यू है, आपको ये सोचना है और बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये सब लोग वीडियो देख रहे हो,
तो n इज इक्वल्स टू 29/3 और 8 में से मैं ये कह रहा हूँ कि n की करेक्ट वैल्यू है 8, n की करेक्ट वैल्यू है 8। तो n की वैल्यू 29/3 क्यों नहीं है, n की वैल्यू 29/3 क्यों नहीं है, ये आप सब लोगों को कमेंट में बताना है कि 29/3 क्यों नहीं है। मैं कल सब लोगों के कमेंट रीड करने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो आपको ये मुझे बताना है कि n की वैल्यू मैंने 8 लिया बट n की वैल्यू मैंने 29/3 नहीं लिया, ये आपको कमेंट लिखना है, ओके। ये आपके लिए एक काम दिया मैंने। तो चलो n की वैल्यू 8 आ गई, बट हमें क्या निकालना था, लास्ट टर्म निकालना था। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो a कितना है 25, n कितना आ गया 8 माइनस 1 7, और d कितना आया था अपने पास, d कितना था -3 था। तो देख लो ध्यान से 25 माइनस 21 तो कितना आएगा 4। तो जो लास्ट टर्म होगी वो कितने आ जाएगी, इसकी 4 आएगी। लास्ट टर्म कितने आ जाएगी 4, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक तो कैलकुलेशन वाइज बहुत बढ़िया था, एक ट्रिक एक आपके सामने ट्विस्ट आ गया कि हमने 29/3 क्यों नहीं लिया। अगर जो बच्चे ना इसको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना, वो मुझे कल आंसर बिल्कुल बता देंगे कि मैंने 29/3 क्यों नहीं लिया, ठीक है। जो बच्चे नहीं बता पाएंगे 29/3 क्यों नहीं बता पाएंगे, तो उनको क्या करना है, आज का भी वीडियो अच्छे से देखना है, और आज के वीडियो में अगर आंसर नहीं मिला तो लास्ट वीडियो को भी और अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड कि जितने भी बच्चे देखेंगे सब करेक्ट आंसर बताने चाहिए, ठीक है ना, कि 29/3 क्यों नहीं हमने लिया, ओके, ठीक है, ओके। तो एक और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, आप बस ध्यान से देखो। क्या है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, मतलब एपी के अंदर टर्म्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक क्वेश्चन आता है कि एपी के 3 टर्म बताओ, एपी की 3 टर्म बताओ, कुछ कंडीशन दे दी होती है, तो वो 3 टर्म कैसे लेना। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एपी की 4 टर्म बताओ, एपी की 4 टर्म बताओ, कुछ कंडीशन दे दी होती है, तो वो 4 टर्म कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, अगर हमें बोला, पहले यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हमें लेने का है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट कितने टर्म्स लेना है। फिर उसके बाद टर्म्स कि वो टर्म्स क्या क्या होगी, और फिर उसके बाद उनमें डिफरेंस कितना होगा, उनमें डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में बोला कि 3 टर्म फाइंड आउट करो, एपी की 3 टर्म फाइंड आउट करो, तो 3 टर्म किस तरीके से लेनी है, a माइनस डी, a प्लस डी। देखो एपी क्या होता है, एपी क्या होता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इन 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है, तो देखो a माइनस डी, इसमें से माइनस किया तो a माइनस a प्लस डी, तो प्लस a माइनस a डी, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, d आ गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, a प्लस डी माइनस a, कितना आ गया, d आ गया। तो ठीक है ना, तो 2 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, d आ रहा है, मतलब ये क्या है, AP में है, ये क्या है, AP में है। तो अगर हमें 3 टर्म्स बोला जाए, जब कभी क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि 3 टर्म्स आपको लेने हैं, तो 3 टर्म्स क्या लेना है, a माइनस डी, a प्लस डी। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में फिर ये आएगा कि सर ऐसा क्यों, सीधा सीधा a प्लस डी और a प्लस 2d, ये क्यों नहीं ले रहे आप। तो क्या होता है ना, ये टर्म्स लेने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये टर्म लेने से क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, हो सकता है आंसर भी नहीं आएगा, बट ये टर्म लेना हमारे लिए क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है आपको कि जब भी 3 टर्म लेना रहा, 3 टर्म फाइंड आउट अगर हमें करना है, तो 3 टर्म्स कौन से लेना चाहिए अपने, a माइनस डी, a प्लस डी, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस है d का, डिफरेंस है d का, ओके। अगर मान लो 4 टर्म्स लेना है, 4 टर्म्स लेना, क्वेश्चन में आ गया कि आपको 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, कुछ कंडीशन दी, वो क्या है वो क्वेश्चन में देखेंगे, बट इतना ध्यान रखना कि 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने। तो फिर वो 4 टर्म क्या लेनी है आपको, पहली टर्म a माइनस 3d, a माइनस 3d, फिर दूसरी टर्म a माइनस डी, तीसरी टर्म a प्लस डी, और चौथी टर्म a प्लस 3d,
ये कन्वीनियंट हो जाता है। इस टाइप के टर्म्स लेना क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में देखेंगे हम। लेकिन 3 टर्म्स बोला तो a माइनस डी ए प्लस डी, 4 टर्म्स बोला तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d। अच्छा, इनमें डिफरेंस कितना होगा, इनमें डिफरेंस 2d का है, इनमें डिफरेंस कितना है 2d का है। अब आते कि अगर 5 टर्म बोल दिया जाए तो, अब आते कि 5 टर्म अगर बोला तो 5 टर्म कैसे लेना है ना, a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस टाइप से 5 टर्म लेनी होती है। ये याद करना पड़ता है, a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, और इनमें डिफरेंस होता है d का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर जो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको या तो 3 टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, या 4 टर्म, या फिर 5 टर्म, बस इससे ज़्यादा और कभी नहीं आएगा। तो 3 टर्म फाइंड आउट करना तो इस तरीके से ले लो, 4 टर्म फाइंड आउट करना है इस तरीके से ले लो, 5 टर्म फाइंड आउट करना है इस तरीके से ले लो, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे AP है, ठीक है ना, ये सभी के सभी का AP। इन दोनों के बीच में डिफरेंस D, इन दोनों के बीच में भी D, इन दोनों के बीच में D, इन दोनों के बीच में भी D। तो अगर डिफरेंस फिक्स्ड है, डिफरेंस अगर फिक्स्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। तो इस टाइप से टर्म लिए जाते हैं जब 5, 4 या 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। एक लास्ट कंसेप्ट है बस, आपका फिर यहाँ पे चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक क्या है, rth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड, मतलब अगर मुझे एंड से rth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि हमने जो अभी फॉर्मूला देखा है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये जो फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला है, फ्रॉम बिगिनिंग, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड। तो देखते हैं कि rth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा या क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं आपके सामने पहले तो कुछ टर्म लिख रहा हूँ, जैसे T1 T2 T3, या पहले तो कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर है। अब ध्यान से देखना, मेरे लिए यहाँ से ये स्टार्टिंग हो गई, तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ये एक मान लो ये एक AP लिखा है, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि थर्ड टर्म बताओ फ्रॉम एंड, कहाँ से बताना, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो मैं पीछे से गिनना चालू करूँगा, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो अगर आप देखोगे कि लास्ट से एंड से थर्ड टर्म और स्टार्टिंग से थर्ड टर्म सेम आ गई, तो ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, क्या पूछ रहा हूँ, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। तो जो सेकेंड टर्म है एंड से, वो कौन से नंबर की टर्म है, बिगिनिंग से, फोर्थ नंबर की टर्म। फिर से सुनो, जो सेकेंड टर्म है फ्रॉम एंड वो कौन से नंबर की टर्म है, बिगिनिंग से, बिगिनिंग से कौन से नंबर की टर्म है, फोर्थ नंबर की टर्म। तो देखो, तो अगर ऐसे बोल सकता हूँ, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, ये सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, ये कौन सी नंबर की टर्म है, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो क्या मैं कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बना पा रहा हूँ क्या, तो देखते हैं। तो देखो, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड ये किसके बराबर में, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो सेकेंड टर्म है फ्रॉम एंड, अब सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड को मैं R2 से दिखा देता हूँ। R के रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म, कहाँ से, एंड से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये देखो, ये कितने टर्म से, टोटल 5 टर्म है, कितने टर्म से, 5 टर्म है। तो 5 कौन सी टर्म पूछी गई, सेकेंड टर्म, 5 माइनस 2 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, देखो फिर से एक बार अच्छे से क्लियर करो, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड से, तो एंड से जो सेकेंड टर्म है
उस बिगिनिंग से कौन से नंबर की टर्म है, फोर्थ नंबर की टर्म है। सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड ये किसके बराबर में, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो बस मुझे ये देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 5 - 2 + 1। देखो 5 - 2 3 + 1 फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, देखो क्या सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, फिर से एक बार क्या क्या बोला सर आपने, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, जो पीछे से सेकेंड नंबर की टर्म है, आपने बोला कि वो 5 - 2 + 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। कैसे, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 - 2 कितना 3 + 1 कितना 4, तो 4 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो आ गया ना। ये कैसे सोच के बताया सर आपने, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये n है, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो फॉर्मूला बन गया n। 5 यानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, देखो कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, कितनी टर्म 5 टर्म, माइनस सर तो फिर ये 2 क्या है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड है, मतलब r + 1th टर्म। तो इसका मतलब कि rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या बन रहा है, n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। आप क्रॉस चेक कर सकते हो लगे तो। कैसे, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पीछे से चौथे नंबर की टर्म बोलो, तो आप गिनना चालू करेंगे, पीछे से चौथे नंबर की टर्म, अच्छा 1 2 3 4, तो पीछे से फोर्थ नंबर की जो टर्म है वो आगे से कौन से नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, तो पीछे से फोर्थ टर्म मतलब आर की वैल्यू कितनी है 4, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या ये फॉर्मूला उसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, तो n मतलब कितनी टर्म से 5, तो 5 रखा, माइनस r मतलब पीछे से कौन से नंबर की टर्म, चौथे नंबर की टर्म 4 + 1th टर्म, तो ये कितना दे रहा है, ये 2 दे रहा है, देख लो क्या दे रहा है 2 दे रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से हो गए 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको याद रखना है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, rth टर्म फ्रॉम एंड, मतलब अब बात करें कि पीछे से, कोई आपको पूछेगा कि पीछे से बताओ कौन सा नंबर की टर्म है, तो rth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होगा, n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो जो पीछे से rth टर्म होगी वो आगे से कौन सी टर्म होगी, n - r + 1th टर्म होगी। क्लियर है इतना, जो पीछे से rth नंबर की टर्म होगी वो आगे से n - r + 1th नंबर की टर्म होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, बहुत ही काम की चीज़ है, भले आपके 10th में काम में नहीं आई होगी बट 11th में तो बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, ओके, तो यहाँ हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, यहाँ हम लोगों का अरिथमेटिक ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा भी नॉलेज दे दिया जिसका काम हमें 11th में गिरने वाला है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि सर ये क्या बता दिया, बस आप इसको याद करो। ठीक है ना, जब 11th में आप आओगे और 11th का जब अरिथमेटिक देखेंगे तो ये चीज़ को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है ना, बट अभी जो मुझे ये रिकॉल कराना था वो काम हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिकॉलेशन आपका हो गया, रिकॉल हो गया आपका। अब बात आती है कि सर आपने तो बोला था ये लास्ट टॉपिक है, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बस एक टॉपिक और करा दूँ आपको ताकि उसका भी काम है। ठीक है ना, उसका भी काम मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन से सरफेस एरिया वाले। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा सरफेस एरिया, जैसे क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, बस ये एक टॉपिक का अपने को काम होता है। तो ये एक टॉपिक एक बार आपको पढ़ा दूँ, फिर हमारा कम्प्लीटली फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अब आपको पता ही है क्या करना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भेजो ताकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, उनको भी पता चले कि 11th में जाने के लिए हमें 10th की क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी लॉकडाउन शुरू है, घर में वो टाइम पास ही करोगे तो उनको थोड़ा सा फॉरवर्ड करो। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले वो नहीं पढ़ेंगे, बट आपका काम है उस शेयर करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, तो आज यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे स्टॉप होते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ओके, ठीक है।